को शुभकामना। मैं सक्सेस पॉइंट की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को CDP का आज तीसरी दिन है आपको, तो आप सभी विद्यार्थियों को कहेंगे कि सक्सेस पॉइंट चैनल में आप सभी साथियों को मिल करके इस वीडियो को अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। तो आज हम लोग वृद्धि की अवस्था के बारे में जानेंगे। तो आप लोग चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि CDP में जो वृद्धि की जो अवस्थाएँ होती हैं और कौन कौन होते हैं। तो देखिए, तो इसमें वृद्धि की जो अवस्थाएँ होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो बाल अवस्था जो होता है, बाल अवस्था में मूल तीन अवस्था होते हैं। मूल तीन अवस्था होते हैं। अब देखिए, मूल जो तीन अवस्थाएं होते हैं वो कौन कौन होते हैं आपको देखिए। तो नंबर 1 में हो गया आपको शैशव अवस्था हो जाती है, शैशव अवस्था, जो शैशव अवस्था। दूसरा में हो जाता है बाल अवस्था, बाल अवस्था। और तीसरी में आज हो जाता है किशोरावस्था, किशोरा अवस्था। इनकी जो हो जाती है 0 से 2 वर्ष हो जाता है, और इसका हो जाता है 6 से 12 वर्ष हो जाता है, और इसका हो जाता है 12 से 18 वर्ष। चलिए, तो हम लोग बाल विकास से मूल 3 अवस्थाएं होते हैं। तो इन अवस्थाओं के क्रम में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कई प्रकार के। तो हम लोग वृद्धि की अवस्था के बारे में जानेंगे कि वृद्धि की अवस्थाएं के मूल तत्व जो हैं वह क्या क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे। जो देखिए, शैशवावस्था हो गया, एक हो गया आपको बाल अवस्था हो गया, और एक किशोरावस्था हो गया। तो हमें 3 अवस्थाएं हो जाती। इन तीनों अवस्थाएं मूल रूप से आपको बाल विकास के अंतर्गत में आता है। मूल अवस्था अगर पूछे तो 3 अवस्थाएं हो जाती है, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। तो हम लोग देखिए, आगे की अगर बात किया जाए तो हम लोग चलेंगे कि आगे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारा जो शैशवावस्था है, जो शैशवा अवस्था की विशेषताएँ क्या क्या है, आप लोग जानिए। जो 0 से 2 वर्ष होता है, देखिए इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो जानिए। सभी को जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, नंबर 1 में आपको पूछेगा जैसे अनुकरण करना, अनुकरण करना। देखिए, अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करना। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, है नकल करना, नकल करना होती है। देखिए, नंबर 2 में पूछेंगे माता पिता पर निर्भर, माता पिता पर निर्भर, माता पिता पर निर्भर, माता पिता पर निर्भर। संवेग की भावना, संवेग की भावना, संवेग की भावनाओं, संवेग की भावनाओं। इसके बाद में हो गया, अगर आपसे पूछ सकता है जैसे बच्चों को बबलिंग करना, बबलिंग करना, बबलिंग करना, किलकारी करना, किलकारी करना, है ना, कुकिंग करना, कुकिंग करना, ये सभी हो जाते हैं। बच्चों को तीव्र गति से, यानी शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से विकास, तीव्र गति से विकास, तीव्र गति से विकास होने लगता है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से विकास भी होने लगता है। सीखने की तीव्रता, सीखने की तीव्रता, तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है ना, अधिक होती है। अगर बालकों में संवेग की भावनाएं ज़्यादा होने लगते हैं, माता पिता पर बच्चे निर्भर होते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए वस्तु अस्थायी तत्व, वस्तु अस्थायी, वस्तु अस्थायी तत्व का विकास होता है, वस्तु अस्थायी तत्व का विकास होता है। अब एक बात को जान जाए कि अगर हम बच्चों की अगर बात किया जाए तो शैशवावस्था में बच्चे की जो उम्र होता है 0 से 2 वर्ष होता है। तो आप इस चीज़ को जानेंगे कि जिस उम्र में बच्चों को जो ये अवस्थाएं होती हैं, जो ये जन्म के बाद की अवस्थाएं, हम लोग इसको जन्म के बाद की अवस्थाएं कहा जाता है।
और इस अवस्था में हम लोग कह सकते हैं कि अनुकरण के द्वारा बच्चे किसी चीज़ को बच्चे नकल करके वो सीखने की प्रयास करता है। तो इस उम्र में अगर आपसे पूछ सकता है कि किस अवस्था में बच्चे नकल करने की प्रारंभ करती है, तो शैशवावस्था में यह प्रारंभ करती है। और देखिए माता पिता पर निर्भर, ये बालक जो होते हैं माता पिता पर निर्भर होते हैं इस उम्र में। संवेग की भावना बच्चों में इमोशनल, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि अगर कोई बच्चे अगर अपने दादी माँ के पास है, दादी माँ के पास है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर कोई बच्चे अपने दादी माँ के पास में है तो वो रोना प्रारंभ कर देती है, रोना प्रारंभ कर देती है। जब वो रोना प्रारंभ कर देती है तो उसकी माँ दौड़ के आती है और ये माँ जो है उसके पास ये बातों की चर्चा होने लगती है और ये संवेग वहाँ पे ही डिपेंड हो जाती है। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संवेग जो है एक जन्मजात होता है। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि संवेग क्या है, तो संवेग जन्मजात होता है, संवेग जन्मजात होता है, संवेग जन्मजात होता है। बबलिंग करना, किलकारी करना, कुकिंग करना, बच्चे इन तरह की भाषा है, जैसे कभी काल बबलिंग करने लगता है, अपने चिल्लाने लगते हैं या अपनी भाषाओं में व्यक्त करने लगते हैं, दा पा च, इन तरह की भाषाएं जब बोलने की जो सक्षम हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में हो जाती है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से विकास होने लगते हैं, बच्चों में शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से विकास होने लगते हैं। सीखने की तीव्रता अधिक होने लगती है बच्चों में। और वस्तु अस्थायी तत्व का विकास हो जाए। वस्तु अस्थायी माने क्या हुआ, देखिए वस्तु अस्थायी का मतलब एक ही बात को समझना है कि वस्तु अस्थायी में एक बात कहा गया वहाँ पे कि छिपी हुई, देखिए छिपी हुई वस्तु को, छिपी वस्तु को दिखाना, छिपी वस्तु को ढूंढ कर दिखाना, छिपी वस्तु को ढूंढ कर दिखाना, ये बात को जानिए, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकालना ही वस्तु अस्थायी तत्व कहलाता है। देखिए जैसे कोई वस्तु रखते हैं और उस वस्तु को छुपा कर रखते, बच्चे के उनका ढूंढना प्रारंभ कर देता है, उनको ढूंढने की क्रियाकलाप होने लगती है। जब बच्चे अपने आप को ढूंढने की जब क्रियाकलाप लाने लगती है तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायी तत्व का विकास कहा जाता है। इस चीज़ को जानेंगे। अब देखिए ये था आपको शैशवावस्था में। अगली बात चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे, उसी में चलेंगे पूर्व बालावस्था। पूर्व बालावस्था, देखिए पूर्व बालावस्था क्या है, देखिए पूर्व बालावस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है, 2 से 6 वर्ष। देखिए अब पूर्व बालावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान देना है कि पूर्व बालावस्था को हम कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रारंभिक, याद रखना है कि इसे प्रारंभिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं संवेदनशील अवस्था कहते हैं, संवेदनशील अवस्था कहते हैं, संवेदनशील अवस्था के नाम से भी जानते हैं। बच्चे जो होता है, देखिए इसी उम्र में जो बालक होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं खिलौना, खिलौना, खिलौना की आयु, खिलौना की आयु भी इसी काल को कहा जाता है ना। अगर बच्चों की खिलौने की आयु के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहा जाए कि बच्चों में भाषा, अगर कहा जाए कि भाषा सीखने की, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। अगर भाषा सीखने की अगर पूछा जाए तो सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है आपको, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था। बच्चे देखिए इस उम्र में जो बालक होते हैं वो भी आपको माता पिता पर निर्भर होता है, माता पिता पर निर्भर होते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। जो प्रारंभिक, जो पूर्व बाल अवस्था जो होता है, जिसको हम प्रारंभिक बाल अवस्था भी कहते हैं, संवेदनशील अवस्था भी कहते हैं, इसे खिलौना की आयु भी कहते हैं। भाषा सीखने की अगर अवस्था पूछा जाए, सर्वोत्तम अवस्था, तो पूर्व बाल अवस्था भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 से 6 वर्ष को हम लोग प्रारंभिक बाल अवस्था भी कह सकते हैं, संवेदनशील अवस्था भी कह सकते हैं, और इसे ही पूर्व बाल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगली बात है, ध्यान देंगे आप लोग। अब आपको क्वेश्चन आता है बाल अवस्था। बाल अवस्था, बाल अवस्था को हम कह सकते हैं उत्तर बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था भी कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग परवर्ती अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जो जिसकी उम्र जो हो जाती है आपको 6 से 12 वर्ष, 6 से कहीं 6 से 11 भी लिखा रहता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस उम्र में बालक को क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जब बालक की अगर बात किया जाए, जो प्रारंभिक, जब जैसे अपने पढ़े प्रारंभिक अवस्था में, उसी प्रकार से बाल अवस्था में बच्चे जैसे मूर्त वस्तु की ओर होते हैं, मूर्त वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर, मूर्त वस्तु की ओर होता है। जैसे मूर्त माने क्या होता है, जैसे कोई ठोस वस्तु, जैसे ठोस जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है ना, जो दिखाई देता है। मूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई देते हैं। अगर बालकों की जब प्रेरणा की अगर बात किया जाए तो अपने वस्तुओं के रूप में वो सीखना चाहते हैं, वो सिखाने की प्रयास करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूर्त अवस्था के नाम से जानते हैं। जो बच्चे बाल अवस्था में किसी ठोस वस्तु को देखकर वो सीखना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, इसी में कहा गया कि अगर बालक को, देखिए, मित्र बनने की चेष्टा, मित्र बनने की चेष्टा, इसके बाद में गंदी आयु, विद्यालय जाने की प्रारंभ, विद्यालय जाने की प्रारंभ, बच्चे में तार्किक चिंतन प्रारंभ, तार्किक चिंतन प्रारंभ होने लगते हैं, तार्किक चिंतन प्रारंभ होने लगते हैं। अब कहा जाए, जिस उम्र में बालकों को अपनी छवि या अपने तार्किक चिंतन की जब प्रारंभ होने लगती है तो बहुत ऐसी चीज़ों को अपने आप को अवलोकन करने लगते हैं, अपने आप को जिक्र करने लगते हैं, जिस प्रकार से अब अपने क्रियाओं को और अधिक से अधिक बेहतर रूप से उस बच्चों में अपने गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। जैसे ही बालकों में अपने आप में, जैसे अपने क्रिया करने के लिए संवेदनशील हो जाती हैं, इन सभी वस्तुओं के साथ में बच्चे अपने को क्रिया करने लगते हैं, सीखने लगते हैं इस उम्र में आपको। तो बाल अवस्था या उत्तर बाल अवस्था या इसे प्रवृत्ति या मित्र बनाने की चेष्टा, गंदी आयु, या इसे हम कह सकते हैं दल में या समूह में भी रहता है, दल या समूह में भी रहना चाहता है, दल या समूह में भी रहना चाहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दल या समूह में भी रहने का चेष्टा करता है आपको, तो यह सभी बात हो जाती है आपको बाल अवस्था में आ जाती है। देखिए, अगला पॉइंट है, आप लोग अगला देखेंगे किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था के जो हो जाता है, किशोरावस्था की उम्र जो हो जाएंगे 12 से 18 वर्ष हो जाता है, 12 से 18 वर्ष। देखिए, किशोरावस्था को आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था में, या इसे सक्रिय अवस्था भी कह सकते हैं, इसे सक्रिय, इसे जटिल भी कह सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं, आप इसे तूफानी अवस्था भी कह सकते हैं, इन सभी बात, जैसे इस उम्र में बालक क्या होता है, जिम्मेदारी भी लेता है, जिम्मेदारी भी लेंगे, और इसमें जिम्मेदारी के साथ में जैसे हो गया पूजा पाठ, अपराध है ना, इसके बाद नशा, ये सभी कार्य जो करते हैं आपको किशोरावस्था में। अब देखिए, इसमें और कई बात होते हैं, जैसे बालक कहा जाए घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। इसके बाद पूछ सकते हैं आपसे, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है इसमें कि जब बच्चे अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन भी करते हैं, तार्किक चिंतन भी करते हैं, इसके बाद में बच्चे अपसारी चिंतन भी करेंगे, इसके बाद कल्पना भी करना चाहता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान दिया जाता है जो ये किशोरावस्था में किया जाता है। तो आपको याद रखना कि किशोरावस्था में जितने भी इस उम्र में जो बालक होते हैं तो अपनी आयु के अनुसार इतने क्रियाओं को करने की सक्षम हो जाती है। तो देखिए, इस उम्र में जब बालक की बात किया जाए तो उसमें जैसे देखिए सक्रिय, तो बच्चे क्या किसी भी काम करने के लिए अपने आप को सक्रिय हो जाते हैं, जिम्मेदारी हो जाती है। उस उम्र में बालक जो है जटिल कार्य भी करने की सक्षम रखते हैं, क्योंकि उसके अगर हम एक बार बोल दें कि अपने क्रिया को करना है या अपने क्रिया के द्वारा प्रति उत्तरदायित्व करना, तो वो बच्चे करने की कोशिश कर देते हैं। कठिन से कठिन कार्यों के लिए इस काल को हम तूफानी काल भी कहा जाता है। वो जिम्मेदारी लेना, पूजा पाठ करना या अपराध करना,
नशा करना, इन सभी बातों से इसमें जिक्र की जाती हैं। इस उम्र में बालक जो है कहाँ गलती होती है, क्या सही है क्या गलत है, उनको भी आलोचना नहीं कर पाते हैं। अब देखिए घनिष्ठ मित्रता यानी ज़्यादा लगाव, यानी व्यक्तियों को एक दूसरे से ज़्यादा लगाव हो जाना, वो भी एक घनिष्ठ मित्रता। इस उम्र में क्या होता है, बच्चों को जब अपने आप की गुणवत्ता जब धीरे धीरे होने लगती है तो इस उम्र में एक दूसरे की लगाव ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम लोग घनिष्ठ मित्रता के नाम से भी जानते हैं। तो युवावस्था कहिए या आपको किशोरावस्था में ये बात कहा गया कि जिसमें अगर जिस तरह से जो घनिष्ठ मित्रता होते जाती है तो इससे लगाव अधिक होने लगती है, जिस वजह से घनिष्ठ मित्रता अधिक होने लगती है आपको। अगली बात कहा गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ मैं क्या करता हूँ। अपने आप में देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या कमी है, क्या अच्छा है क्या बुरा, इन सभी बातों को बच्चे में स्पष्ट करने की क्षमता होती है। अमूर्त चीज़ जैसे कल्पना करना, हम किसी चीज़ को कल्पना कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, अपने आदान प्रदान कर सकते हैं, जिनको हम अपने छवि को पहचान सकते हैं। जो छवि को पहचान अपनी कल्पना, जैसे कहीं बाहर में क्या हो रहा है, आप अगर क्लास में बैठे हैं या अपने मोबाइल पर कोई चीज़ देखते हैं तो बाहर क्या रहा है, उस चीज़ को मंथन करना, अपने विचार को प्रकट करना या अपने आप में क्रिया का व्यतीत करना, उन सभी बातों को हम लोग कहते हैं कल्पना करना। वह चिंतन की बात जो हमें अपने विचार देती है। तार्किक यानी तर्क वितर्क, अपने तर्क लगाना वितर्क लगाना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। देखिए है ना अपसारी चिंतन, अपसारी में हो गया कि हम एक से अधिक बातों की प्रेरणा करते हैं, एक से अधिक बातों पे चर्चा करते हैं। तो अपसारी माने होता है जिस पर एक से अधिक बातों की अगर चर्चा की जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन कहते हैं। देखिए कल्पना करना, कल्पना करने की अगर बात होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कल्पना करना। इन सभी जो अवस्थाएं की जो बात होती है किशोर अवस्था के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो आप लोग को किशोर अवस्था समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो आप लोग लाइक कर देंगे। आगे चलेंगे अगला। देखिए अब किशोरावस्था की अगर बात किया जाए तो किशोरावस्था को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किशोरावस्था को दो भागों में बांटते हैं। देखिए जो एक आपको पढ़ना है, देखिए हम लोग इस भाग से बांटते हैं, जो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था है ना, पूर्व किशोरावस्था जिसको हम लोग कह सकते हैं 12 से 14 वर्ष है ना। एक को हम कह सकते हैं उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था जिसकी उम्र हो जाती है 14 से 18 वर्ष हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस उम्र में बालक क्या होता है, इसमें लड़का के अपेक्षा लड़की तेज गति से आगे बढ़ता है, ठीक है। और इसमें आपको पूछ सकता है, इसमें आपको आएंगे लड़की के अपेक्षा लड़का तेज गति से आगे बढ़ता है। देखिए ये दो स्वरूप होता है। देखिए जिस समय में उम्र होते हैं आपको 12 से 14 वर्ष, तो उस समय में पूर्व किशोरावस्था में लड़कियां अपनी तेज गति से उनकी शरीर की गति जो है वो ग्रोथ ज़्यादा कर जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 12 से 14 वर्ष में लड़का का अपेक्षा लड़की तेज गति से आगे बढ़ जाती है आपको। देखिए उत्तर किशोरावस्था में कहा गया 14 से 18 वर्ष में कहा गया कि लड़की का अपेक्षा उस उम्र में लड़का की ग्रोथ आपको 14 से 18 वर्ष में अधिक होने लगता है। वो अपने आप को ग्रोथ डेवलपमेंट धीरे धीरे अधिक वृद्धि होने लगती है। तो इस अवस्था में आपको हो जाता है उत्तर किशोरावस्था में लड़की की अपेक्षा लड़का तेज गति से आगे बढ़ता है। तो अपने अवस्था के बारे में जान गए। चलिए अगली बात चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे अधिगम क्या होता है, ध्यान देंगे सभी को। अधिगम देखिए अधिगम सबसे पहले होता है, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। हम कोई चीज़ को सीखने की अगर बात किया जाए तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है कि हम कोई भी चीज़ को लर्निंग कर रहे हैं या किसी बार बार सीख रहे हैं,
या सीखने की प्रयास करें, अभ्यास करें, वही हमारा अधिगम है। हम जिस चीज़ को बार बार करते वही हमारा अधिगम होता है। जिस चीज़ को बार बार हम अपने क्रिया करते, बार बार उनकी अभ्यास करते, बार बार उनका पुनरावृत्ति करते हैं, उन सभी बातों को जब स्पष्टीकरण करने लगते हैं वही हमारा बन जाता है, आपको अधिगम बन जाता है। तो देखिए अधिगम यही कहता है कि बच्चों में देखिए सबसे पहले कहा गया कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। अब एक बात को जान जाइए कि अधिगम एक ऐसा चीज है जिनको हम अनुभव, यानी जिस चीज को अनुभव करते हैं, अपनी व्यवहारिकता में परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम का। अधिगम एक ऐसा प्राणी है ऐसे जो अपने वस्तुओं के अनुसार आगे की ओर चल। अधिगम के द्वारा हम निरंतर जिस चीज को अनुभव के द्वारा, अगर आप कोई काम करते हैं, जिस चीज को बार बार करने से आपको अनुभव बन जाता है, वही आपके लिए क्या बन गया, अधिगम बन गया। अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो ऊंची प्रैक्टिस हो गया, अभ्यास हो गया, वही आपकी अधिगम बन गया। जिस चीज़ को हम करके सीखते हैं, बार बार करके सीखते हैं, वही हमारी अधिगम है। तो ये गेटस महोदय ने ये बात की चर्चा किया था। अभी गेटस महोदय भी कहा था ये बात, गेटस मनोवैज्ञानिक भी कहा था, ये मनोवैज्ञानिक भी ये बात चर्चा किया था। गेटस ये मनोवैज्ञानिक, ये महोदय भी कहा था। और देखिए करो एंड करो ने कहा था सीखना आदतों ज्ञान है। सीखना आदतों का ज्ञान है। सीखना आदतों का ज्ञान है। सीखना आदतों ज्ञान है, ये बात को ध्यान, सीखना आदतों ज्ञान है। हम जिस चीज को अपने छवि के द्वारा जब सीखने की अगर चेष्टा हो जाती है, जब करने लगते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, अधिगम। बहुत सारा आपको अधिगम से क्वेश्चन आता है। जब आप इस चीज में बनाए तो अधिगम एक चैप्टर आता है आपको, अधिगम का सिद्धांत, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अभी आपको स्टार्टिंग पीरियड है, धीरे धीरे आप लोग को हम चैप्टर वाइज पूरे आपको सीटेट का जितने भी क्वेश्चन आएगा, जो 2011 से लेकर के 24 दिसंबर तक, वह पूरे क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को। तो आप लोग का सीटेट का CDP पूरा हो गया। इसके बाद मैथ, EVS, संस्कृत जितने भी है, पूरे संपूर्ण कोर्स आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को करवाएंगे और पूरे सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे आपके अधिक से स्टूडेंटों में आपको इससे फायदा मिल सकता है। तो आपने पढ़े कि अधिगम के बारे में, तो अधिगम जितना आप करेंगे उस चीज के बारे में उतना आपको अनुभव होगा। चलिए गेटस महोदय भी समझ गए। अब चलिए देखिए अगला पॉइंट आता है आपको, अवधारणा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अवधारणा। देखिए अवधारणा क्या होता है। देखिए जिस चीज को हम बौद्धिक क्षमता के माध्यम से, क्या, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक क्षमता, या इसी को हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, इसको संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, इसको संज्ञानात्मक कहते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं मानसिकता भी कह सकते हैं, जिनको समझने की क्रिया हो जाती है। अब देखिए जिसमें हम लोग समझते, अवधारणा मतलब समझना, अवधारणा का अर्थ क्या होता है, समझना। जिस चीज को हम समझने की चेष्टा होने लगती है, अपने आप में क्रिया होने लगता है, अपने आप को विचार को स्पष्टीकरण करने लगते हैं, अपने दिनचर्या की बात होने लगती है, वही हमारा क्या अवधारणा बन जाती है। जिसको हम समझ, जैसे कोई भी चीज पढ़ते तो कंसेप्ट आधारित होना चाहिए। जब तक दिमाग में कोई चीज आपको छप न जाए, अपने दिमाग वह चीज बच्चों में छप जाएंगे, तब जाकर वो अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा समझ पर आधारित है। देखिए सीटेट एक कंसेप्ट आधारित एग्जाम होता है। अगर आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं, इसीलिए आप क्वेश्चन पर ज्यादा रिमाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन की वर्ड क्या करी है, उन वर्डों पर ध्यान देना है। तो जैसे अभी अवधारणा की आप बात समझे, तो अवधारणा में क्या कहता है कि समझना चाहिए। तो समझने के लिए जैसे बौद्धिक क्षमता, यानी अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, अपने क्षमता का प्रयोग करना। जितने अपने क्षमता का प्रयोग करेंगे वही। संज्ञानात्मक का मतलब सबका अर्थ वही होता है। संज्ञा जिसको हम मानसिकता कहते हैं, बौद्धिक क्षमता कह सकते हैं, और इसको कहते हैं मानसिकता, यानी अपनी प्रेरणा के स्वरूप, अपने बदलाव के स्वरूप जो प्रेरित होने लगते हैं, वही हमारा क्या बन जाता, अवधारणा बन जाता है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़े। तो आज हमने सीटेट का चैप्टर नंबर 1 आपको विकास की अवधारणा अधिगम के बारे में पूर्ण रूप से आपको बता दिए। और कल हम इस पर आपको 30 क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। आप 30 क्वेश्चन लगाएं कि आपकी क्वेश्चन कितने, 30 में कितने सही क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी ऐसे वीडियो को देखते रहें। आगे तक हम लगातार निरंतर आपके वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी बनती रहे।
आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट का इसका भी वीडियो धीरे धीरे आपको कल से शुरू हो जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थी कहेंगे अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह से तैयारी में लगे रहें।